तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बेटा। आपकी पढ़ाई तो आप बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे। बेटा पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं अपना, जो हमारा चल रहा था नेक्स्ट। जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, कौन सी थी बेटा? प्रीवियस क्लास हमारी प्रोनाउन की चल रही थी। कौन सी थी? प्रोनाउन की। प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन होते क्या है। और प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप मैंने आपको बता दिया। कितने होते, कितने? 10 होते हैं, बता दिया आपको। लेकिन 10 में से मैंने जो फर्स्ट वाला आता है हमारा, कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब पर्सनल प्रोनाउन के आगे के जो डीप रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और बाकी के जो प्रोनाउन है वो आपको बताऊंगा। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इट के बारे में। किसके बारे में? प्रोनाउन इट के बारे में। ठीक है, इट के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, इट क्या होता है, इट किस लिए यूज होता है? इट फर्स्टली मेन थिंग क्या होती है कि इट का यूज हम 6 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं? 6 तरीके से करते हैं। किस किस के लिए करेंगे? पहला करेंगे किसी भी निर्जीव चीज के लिए। ठीक है, थिंग्स विदाउट लाइफ। थिंग्स विदाउट लाइफ के लिए करेंगे। फॉर एनिमल्स करेंगे। किसके लिए करेंगे? फॉर एनिमल करेंगे। फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ करेंगे। जो निर्जीव चीजें होती है, निर्जीव वस्तुएं होते हैं, निर्जीव जो भी चीज हमारी निर्जीव है, जान नहीं होती, उसे हम निर्जीव बोलते हैं। उनके लिए भी हम क्या यूज करेंगे बेटा? इट का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब हमारा किस किस के लिए मैंने आपको बताया? फॉर विदाउट लाइफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो गया आई लाइक इट। ठीक है, सेकंड वन हमारा हो गया फॉर एनिमल्स। क्या हो गया? एनिमल्स हो गया। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ही हैज अ कैट। क्लियर है? 2 पॉइंट हो गए क्लियर। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? इट के बारे में पढ़ रहे हैं। इट क्या है? हमारा प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमारा इट आता है। और इट का हम यूज करेंगे कैसे? फॉर विदाउट लाइफ। जो जो चीजें निर्जीव होती है, जिनमें कोई भी जान नहीं होती है, उसे हम उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। किसका करते हैं? इट का यूज करते हैं। अब सेकंड थिंग हमारी क्या होगी? फॉर विदाउट फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए भी हम किसी भी सेंटेंस में जब प्रोनाउन का यूज करते हैं तो इट का यूज करते हैं। किसका करते हैं? इट का करते हैं। अब हमारा क्या है कि हम समय को डिनोट करते हैं, जब समय को बताते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, तो उस समय भी हम क्या करते हैं? इट का ही यूज करते हैं। किसका करते हैं? इट का करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर डिनोट फॉर टाइम, टू क्लॉक। ठीक है, हो गया ना क्लियर? जैसे हमारा 2 o'clock हो गया, टाइम हो गया। टाइम को सेंटेंस में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? इट का यूज करते हैं। इट्स अ 2 o'clock। ठीक है, इट इज अ 2 o'clock। क्लियर पॉइंट? ठीक है, हाँ भाई सही है ना? अब हमारा बेटा दूसरा पॉइंट आता है कि फॉर यंग चाइल्ड। क्या? फॉर यंग चाइल्ड। जब भी हम किसी बड़े व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? बड़े व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो वहां हम क्या यूज करते हैं? बताओ। इट का ही यूज करते हैं। किसका करते हैं? इट का ही यूज करते हैं। और बेटा जब भी हमारा कोई इंडेफिनेट टाइम की बात करते हैं हम, किसकी? इंडेफिनेट टाइम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? इंडेफिनेट टाइम के बारे में बात करते हैं। वहां भी हम किसका यूज करते हैं? इट का ही यूज करते हैं। अब हम मेनली एक थिंग और बताता हूं मैं आपको, कि जब भी हम किसी मौसम के बारे में बात करते हैं, मौसम के बारे में जब भी बात करते हैं, तो भी इट ही लगाते हैं। इट इज रेनिंग। ठीक है, जब भी हम किसी मौसम के बारे में बात करते हैं, किसमें? किसी सेंटेंस में या फिर किसी वाक्य में। सेंटेंस और वाक्य एक ही होता है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? मौसम के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का करते हैं। और दूसरा चीज फॉर विदाउट लाइफ के लिए किसका यूज करते हैं हम? निर्जीव चीजों के लिए भी इट का यूज करते हैं। अब बताओ, फॉर एनिमल के लिए भी किसका यूज करते हैं हम? इट का यूज करते हैं। अब हम जैसे कि किसी भी यंग चाइल्ड के बारे में बात करते हैं सेंटेंस, वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं बेटा? इट का ही यूज करते हैं। क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? उसके बाद में हम बेटा क्या बताते हैं आपको,
कि जब भी किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, क्या एक्सक्लेमेटरी, जहां पर एक्सक्लेमेटरी, सबसे पहले आप बताओ मुझे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते कौन से? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेटा वो सेंटेंस होते हैं जो कि खुशी को डिनोट करते हैं, दुख को डिनोट करते हैं। तो वो सेंटेंस कौन से हमारे होते हैं? हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। कौन से? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हमारा इट का ही यूज होता है। सेकंड बात, जब भी हमारा सेंटेंस में कोई इंडेफिनिट सब्जेक्ट है, क्या अनिश्चित करता है, करता क्या, करता क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। वहां पर भी हमारा क्या होगा? इट का ही यूज होगा। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों? क्लियर है बेटा, समझा? अब हम बात करते हैं किसके बारे में? दिस के बारे में बात करते हैं। दिस क्या होता है? दिस का मतलब होता है यह। क्या होता है? यह। ठीक है, दिस के बारे में बात करते हैं तो दिस होता क्या बेटा? जब भी किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति को नाम दिया जाता है, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी भी स्थान को, ठीक है, तो जब भी किसी को नाम दे देता है, उसको नाम देने के लिए, उसको नाम से पहचानने के लिए, उसको एक पहचान देने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दिस का यूज करते हैं। जैसे दिस इज माई फ्रेंड। क्लियर है? देखो मैंने आपको बताया दिस के बारे में। किसके बारे में? दिस के बारे में। दिस होता क्या है? दिस को हिंदी में बोलते हैं यह बोलते हैं। अब दिस किसके लिए काम आता है, दिस का यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं मेरे बच्चों कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर कोई किसी कर्ता का हम नाम देते हैं, किसी सब्जेक्ट को हम कोई नाम देते हैं और उसको पहचानते हैं, किससे? उस नाम से पहचानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दिस बोलते हैं। जैसे दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बोट। तो इसमें कर्ता कौन है? सब्जेक्ट कौन है? दिस है। तो इसको पहचानने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है इतना पॉइंट? हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट, कोई रह गया हो तो मुझे बताओ प्लीज, मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करवाता हूँ सारे पॉइंट्स। ठीक है बेटा, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बारे में, जो कि हमारा क्या है? सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन। विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन। कौन सा? रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेटा कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारा हो गया यू, हो गया यूर, हो गया हिम, हो गया हर, हो गया। उनके साथ में क्या लगाते हैं? सेल्फ लगाते हैं। कौन सा? कौन सा? यू, यूर, ही, हिम। ठीक है, इनके साथ में जब हम सेल्फ लगा देते हैं, क्या? प्लस सेल्फ। लाइक हो गया यूर सेल्फ। ठीक है, तो जब भी हम सेंटेंस में यू के साथ में सेल्फ, ही के साथ में सेल्फ और वी, और जो अवर होता है हमारा, अवर के साथ में क्या लगाएंगे? सेल्व्स। देम के साथ में क्या लगाएंगे? सेल्व्स। ठीक है, देम के साथ में क्या लगाते हैं? सेल्फ लगाते हैं। सेल्फ लगाते हैं किस साथ में? ही के साथ में, हिम के साथ में और उसके साथ में, ठीक है, यू के साथ में। तो बेटा मैंने आपको बताया, इनके साथ में जब भी सेंटेंस को बनाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? अ वर्ड विच रेफर्स टू द यूज ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन टू इंडिकेट द पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सॉरी, द वर्ड विच यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन। जब भी सेंटेंस में हम ऐसे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं तो वहां हमारा, जब दो सेंटेंस को जोड़कर बनाया जाता है, वहां हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि हमारे कुछ ट्रांजिटिव्स वर्ब्स होती है, ट्रांजिटिव्स वर्ब के साथ में हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाया जाता है। किसके साथ में? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स होती कौन सी है? उनके साथ में हमें ऑब्जेक्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में हमें ऑब्जेक्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ में अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, इन केस किसी सेंटेंस में अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं आती है सेंटेंस में, तो हम ऑब्जेक्ट की जगह
ऑब्जेक्ट नहीं है ना किसी सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर करके उसकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, क्लियर है। जब भी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में हम क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमारा ऑब्जेक्ट का होना बहुत मस्ट है, कंपलसरी है। अगर नहीं होता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करके उसमें ऑब्जेक्ट की पूर्ति करते हैं, ऑब्जेक्ट का बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया इतना पॉइंट आपको बेटा, सब क्लियर हुआ ना। अब होता क्या है कि बेटा कि जब कुछ वर्ब्स का प्रयोग इंट्रांजिटिवली किया जाता है तो इससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जब भी किसी वर्ब्स में इंट्रांजिटिवली यूज होता है क्या हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वहां हमारा ये यूज नहीं होगा। क्लियर है, क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है आपको पॉइंट, ये समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को। तो बेटा अब हमारा कौन सा आता है, प्रोनाउन एम्फेटिक। कौन सा, एम्फेटिक। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एम्फेटिक के बारे में। कौन सा हो गया ये, थर्ड पार्ट ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, एम्फेटिक के बारे में पढ़ेंगे। अब बेटा जो हमारा रिफ्लेक्सिव है प्लस एम्फेटिक है, अब इन दोनों को जो सेंटेंस जो भी बनता है, इन दोनों के जो सेंटेंस बनते हैं बेटा, इनकी जो बनावट होती है, जो लिखावट होती है, जो सेंटेंस में जो मोड होता है, तो वो एकदम सिमिलर सा होता है। ये सेंटेंस में एकदम सिमिलर सा लगते हैं, दोनों प्रोनाउन सेंटेंस जो होते हैं वो एकदम सिमिलर से होते हैं। लेकिन जो हमारा रिफ्लेक्सिव के बारे में आपको बता दिया, रिफ्लेक्सिव क्या कैसे होते हैं। अब जो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, वो एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि ये किसी सेंटेंस में उसको महत्व को बढ़ाने के लिए, उसकी इंपोर्टेंस को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ये किस लिए यूज किए जाते हैं, सेंटेंस में उसकी महत्व को बढ़ाने के लिए, उसकी इंपोर्टेंस को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब उसका यूज क्या होता है कि ये हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होते हैं। कौन से, एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, सब बच्चों क्लियर है ना। एम्फेटिक कौन से होते हैं, ये हमारे हमेशा सेंटेंस को महत्व बढ़ाने के लिए, इंपोर्टेंस बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। कौन से, एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर, और ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगते हैं। अब हमारा कौन सा आएगा प्रोनाउन, प्रोनाउन रेसिप्रोकल। कौन सा, प्रोनाउन रेसिप्रोकल। ठीक है, अब हमारा प्रोनाउन आता है हमारा कौन सा, रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ते हैं। बेटा सबको समझ में आ रहा है ना, कोई पॉइंट तो ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो। तो बेटा अब हमारा कौन सा आता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं कि जो भी प्रोनाउंस हमारे दो परस्पर संबंध को डिनोट करते हैं। किसको, दो परस्पर संबंध को डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया ईच अदर। ठीक है, ये दो प्रोनाउंस को जोड़ करके बनाए जाते हैं। क्या, रेसिप्रोकल कौन से होते हैं प्रोनाउन, जो प्रोनाउन दो परस्पर संबंधों को जो डिनोट करते हैं, और ये हमेशा दो प्रोनाउन को जोड़कर बनाए जाते हैं। किसको जोड़कर, दो प्रोनाउंस को जोड़कर बनाए जाते हैं, और ये सेंटेंस में एक दो प्रोनाउन परस्पर संबंध को डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब इसमें होता क्या है कि रेसिप्रोकल में इनको हमेशा जोड़ करके बनाया जाता है। ये दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं और एक परस्पर संबंध को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूं। दिस टू फ्रेंड्स quarreled with each other। ठीक है, each other आ गया। दो, क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई करना। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होते हैं जो दो प्रोनाउंस को जोड़कर बनाए जाते हैं।
दो प्रोनाउंस को जोड़कर बनाए जाते हैं और दो प्रोनाउंस में इनको हमेशा दो परस्पर संबंध को व्यक्त करते हैं, किसमें, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में। और बेटा इसमें होता क्या है कि ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया, ये इसमें सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये दो प्रोनाउंस रेसिप्रोकल में प्रोनाउंस जोड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा हमारी होती है यहीं पे खत्म। आगे के प्रोनाउन हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, और अब हमारी क्लास रोज रात को 9 बजे आया करेगी लाइव। तो लाइव क्लासेस में पढ़िए, आप जुड़िए, ज्यादा ज्यादा बच्चे जुड़िए और स्टार्ट करते हैं नया सेशन आप रात को 9 बजे। ठीक है, क्लियर करते हैं सारे डाउट्स और पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। और आज की क्लास को यहीं पे करते हैं खत्म। जय हिंद, जय भारत।